वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 14 रबीउल सानी 1445 अक्टूबर की 30 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदि एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा सा गुजरा होगा। And after a very cool weekend, you will be all set for this new week. It's bright, sunny here in Karachi. और इवन दो टेम्परेचर्स तो कुछ कम हो गए हैं और लेकिन ह्यूमिडिटी स्टिल ऑन द हायर साइड, सो दैट इज काइंड ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स ऑफ। लेकिन बहरहाल जो है वो है, सो है, अब क्या कर सकते हैं। बट नेवरदलेस प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं या मुझे आप पोस्ट कर सकते हैं ऑन एक्स विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और थोड़ी देर में आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करेंगे। बाकी बताएं भाई क्या हालात हैं, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है सीन एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग। वर्ल्ड कप देख रहे हैं आप, देख रहे हैं वर्ल्ड कप जी, कितने हार्ट ब्रेक हो रहे हैं यार हमारे लिए, बट क्या कह सकते हैं। उससे बड़ा हार्ट ब्रेक जो है वो ये पागलपन है जो इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। देखें यार, जब सीरियसली वही है ना कि बंदरों के हाथ में माचिस आ जाए तो फिर आपको पता है कि वो तो पूरा जंगल जला देंगे। तो कुछ ऐसा ही हो गया है जिन लोगों के हाथ में ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त कमान आ गई है, जो हरकतें कर रहे हैं वो इनके साथ, और जिसे कहना चाहिए कि लो लेवल के 2% के लोगों के साथ जिस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं और जो किया जा रहा है, बहुत दिल दुखा है यार वाकई। सीरियसली मुल्क के हालात देखता हूँ, मईशत के हालात देखता हूँ, मुल्क की सियासत को देखता हूँ, अदलिया के मामलात को देखता हूँ और फिर रह जाए कि थोड़ा सा जो कहना चाहिए कि सुकून के लिए जो है वो जिसे कहते हैं कि क्रिकेट देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जब हालात देखते हैं तो बस पता नहीं यार किस क्या बात करें, समझ में नहीं आता, बहुत परेशानी का आलम है। लेकिन चलें मामला आगे बढ़ाते हैं, क्या कर सकते हैं, चीज़ें तो नहीं रुकती, चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट चलें। ओके जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मैथ्यू पेरी पास्ट अवे। 90 की दहाई में मकबूल होने वाले अमरीकी सिटकॉम फ्रेंड्स से आलमी शोहरत पाने वाले अदाकार मैथ्यू पेरी 54 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। बिल्कुल जी, मैथ्यू पेरी कल की सुबह जब पाकिस्तान में हम उठे और अमेरिका में सैटरडे नाइट, जाहिर है ये एक बड़ी खबर थी और वो तमाम लोग जिन्होंने नेचुरली 1990s में जो होश में थे या होश संभाल चुके थे, दे नो अबाउट दिस वेरी फेमस सिटकॉम। वेल, मैं ऑनेस्टली बात करूंगा कि मैं कभी इतना बड़ा फैन फ्रेंड्स का नहीं था और मुझे कभी कभार उसकी बहुत सारी हंसने वाली बातों में आज तक समझ में नहीं आता था कि यार इसमें जिसे कहना चाहिए कि हंसने वाली ऐसी बात थी क्या। लेकिन फिर भी जो देखने वाले थे और जो उसकी जो फॉलोइंग थी, जो उसकी कल्ट फॉलोइंग थी, वो बहुत कमाल थी और बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन बहरहाल चलें जी, ये कल की नेचुरली एक बड़ी खबर थी। और इसके अलावा साकिब शाहान साहब कहते हैं टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ ख्वाजा खुर्शीद अनवर, फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर एंड म्यूजिक कंपोजर। अच्छा, आपने जो तस्वीर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की जो है वो लगाई, ज़ाहिर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, इसके जो इब्तिदाई दौर था उसमें जिन लोगों की बड़ी गहरी छाप थी, ज़ाहिर है ख्वाजा खुर्शीद अनवर उन लोगों में से एक थे और फिल्में बनाई भी उन्होंने। और एक दौर था ये ना, ये काफ़ी वर्सेटाइल लोग जो हैं वो हुआ करते थे। आई मीन अगर आप, अब तो बहुत स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया है, लेकिन अगर आप वाकई शुरू के दौर में देखें सब कॉन्टिनेंट की फिल्म इंडस्ट्री में, तो स्पेशलाइजेशन से पहले प्री स्पेशलाइजेशन दौर में एक ही शख्स बहुत सारे काम और मल्टीपल काम जो है वो कर रहा होता था, जिसमें राइटर भी होता था, वो फिल्म प्रोड्यूस भी कर दिया करता था, अक्सर फिल्म जो है वो डायरेक्ट भी कर दिया करते थे और इसके अलावा म्यूजिक जो है वो भी कंपोज किया करते थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर उन लोगों में से एक थे। लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो असल वजह शोहरत आई नेचुरली वो आप जानते हैं कि दैट वाज एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। और पाकिस्तान टेलीविजन में जो है वो उनका एक प्रोग्राम आया करता था अर्ली 90s में, उसमें यही तस्वीर ख्वाजा खुर्शीद अनवर की जो है ना इस्तेमाल हुआ करती, जो आपने जो है ना वो अभी शेयर की हुई है कि वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं। मगर मैं गलती पढ़ रहा हूँ, उनके हाथ में जो है ना वो सिगरेट, एक जला हुआ सिगरेट जो है वो भी है। सो आजकल के दौर में तो शायद ये तस्वीर नहीं आती क्योंकि सिगरेट आपको पता है कि वो कहीं भी किसी तस्वीर में इस्तेमाल जो है वो नहीं की जाती। लेकिन क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त फिल्म कोयल के गाने में अभी देख रहा था उनका ये प्रोफाइल, फिल्म कोयल
क्या बात है. अच्छा चलें जी. ओके आगे बढ़ते हैं. जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 63rd बर्थडे ऑफ डिएगो Armando Maradona, born on 30th of October 1960, Argentine professional footballer and manager, regarded as one of the youngest player in the history of sports. Two joint winners of FIFA Player of the 20th Century Award. Diego Maradona, ज़ाहिर है जी दुनिया फुटबॉल का एक बड़ा नाम और ज़ाहिर है काफ़ी जल्दी इंतकाल हो गया उनका. और ज़ाहिर है हम ये भी जानते हैं कि उनके काउंटर अपार्ट जो उनके बाद की जनरेशन, उनसे एक पहले जनरेशन में ज़ाहिर है आप जानते हैं पहले जो है वो अजीम प्लेयर एक टाइम गुजार के जो है वो अपना गया और फिर मैराडोना जो है वो उसके बाद फिर नेचुरली बड़े प्लेयर थे. और जब इस सदी के आगाज़ में जब इस बात पे डिस्कशन हो रहा था दैट हु शुड बी डिक्लेयर्ड एज द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, तो फिर उसमें इतना डिस्कशन और इतना कंट्रोवर्सी आ गई थी कि इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड कि इन दोनों को ही जो है वो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाए. ऑफ कोर्स वी नो पहले जो है उनका तो पिछले साल इंतकाल हुआ था, बट पहले रिमेंबर वाज बोर्न इन 1940, सो ही हैड अ वेरी 82 इयर्स ओल्ड पहले जो इंतकाल हुआ था. लेकिन डिएगो मैराडोना जो है वो ऑफ कोर्स जल्दी इंतकाल कर गए थे. बट व्हाट अ प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, परहैप्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑफ हिज जनरेशन. लेकिन आपको फिर ये भी पता है कि ड्रग अब्यूज और नशे वगैरह के चक्कर में कोकेन से इनको जो है वो खास लगाव पैदा हो गया था और काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं इवेंचुअली दैट बिकेम द रीजन ऑफ हिज डिमाइज. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं साउथ एशियाज फर्स्ट अंडर वाटर टनल इनॉग्रेटेड इन बांग्लादेश. ऑलराइट चलें जी. मैं सोच ये रहा था कि बांग्लादेश के बारे में आज कोई और मैसेज आया हुआ होगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वक्त बहुत शदीद पॉलिटिकल क्राइसिस से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जो आयरन फिस्ट थी शेख हसीना वाजिद की मुल्क की हुक्मरानी के ऊपर, वो अब बिलाखिर लूज होना शुरू हो गई है. और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुनान जो हैं उन्होंने अब घरों से निकलना शुरू कर दिया है. ज़ाहिर है ये जो डिक्टेटरशिप होती है, जो डिक्टेटोरियल माइंडसेट होता है, आप एक हद तक तो इनको चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ज़ाहिर है इनका डिमाइस. और फिर जब इनका डिमाइस होता है, ये तमाम डिक्टेटर्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो फिर अच्छा नहीं होता उनकी ज़िंदगी में भी या फिर उनके मरने के बाद भी. लेकिन बहरहाल जी ये आपने फर्स्ट टनल की जो बात की है विच इज़ एन अंडर रिवर टनल जो है ये बनाई गई है यहाँ पे. इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द 20th of October बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना. और ये बहुत तवील इसने जो है वो सफ़र तय किया है. इनॉग्रेशन इसकी 2016 में हुई थी और अब 2023 में जाके जो है ये टनल मुकम्मल हुई है. आगे बढ़ते हैं जी. अब बर्थडेज का सिलसिला जो है वो चल रहा है. जीशान बेग साहब याद दिलाते हैं कि कोर्टनी वॉश की भी जो है वो आज बर्थडे. भाई बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन पैदा हुए हैं, क्या बात है आज. और कहते हैं टुक 435 टेस्ट विकेट्स और ब्रेकिंग द रिकॉर्ड सेट बाय कपिल देव ऑफ इंडिया इन 1994. ऑन March 19, 2001 ही बिकेम फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू रीच 500 टेस्ट विकेट. क्या बात है यार. आई थिंक द लास्ट जनरेशन ऑफ ग्रेट वेस्ट इंडियन बॉलर्स अगर हम बात करें तो उसमें ज़ाहिर है कॉर्टनी वॉश और कर्टली एम्ब्रोज और इयन बिशप डेफिनेटली शायद वाज़न्ट दैट ग्रेट. लेकिन हमें इस बात का पता है कि 1900 इस आफ्टर द टर्न ऑफ द सेंचुरी और इस सदी के अख्ताम आगाज़ से जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों की अब वो क्वालिटी नहीं रही उस कैलिबर के उनके पास. खास तौर से अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो कॉर्टनी वॉश हुए. ये ज़ाहिर है उस टाइम में आए थे जिस टाइम पे मार्शल वगैरह जो हैं वो अपने करियर के अख्ताम की जानिब जो है वो बढ़ रहे थे. लेकिन वॉश, एम्ब्रोज, बेंजामिन, बिशप शायद हाँ ये आखिरी बॉलर्स थे इनके जिनको आप सही मानों में वर्ल्ड क्लास जो है वो कह सकते हैं. अच्छा जी. बिलाल अहमद कहते हैं स्टोक्स इस वक्त कितना पछता रहा होगा रिटायरमेंट वापस लेके. वाकई यार it has been embarrassing seriously. अच्छा जी ये आउट दिया कल अंपायर ने. हाँ जी कल मैंने मैच तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन कल इंग्लैंड का एक अंपायर ने LBW जो है वो आउट दिया है और उसमें स्पाइक में क्लियरली माफी देगा स्नीको में जो है अल्ट्रा एज में वो क्लियरली एक स्पाइक जो है वो नजर आ रही थी. समझ में नहीं आ रहा इस बार ये टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है या टेक्नोलॉजी ही गलत है या गलतियां अंपायर्स की हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा सिलसिला कि आखिर ये है क्या. लेकिन इट हैज़ बीन प्रीटी पुअर आई थिंक दीज रिजल्ट्स एंड ऑल. चलें जी. जवेद साहब का मैसेज आया है. हैप्पी बर्थडे सैयद अहमद अदील, born 30th of October 2005, chief meteorologist
expert in Russian and Chinese language, fan of Kamila Valieva, Yuzuru Hanyu, a genius and a genuine boy. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने अहमद की सालगिरह पे जो है वो अहमद को याद रखा. और रहमान खिलजी साहब का भी नीचे मैसेज आया हुआ है, फ़हीम अली खान साहब का भी मैसेज आया हुआ. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया. और अहमद तक वैसे तो आप लोगों ने टैग भी अहमद को किया हुआ है उसके ट्विटर अकाउंट पे. आई एम प्रीटी श्योर he'll see and respond to all the messages, but thank you so much for remembering him. फरीक मकबूल कहते हैं Springboks retain the World Cup. जी हाँ, Springboks South African rugby team, they have managed to retain the Rugby Union World Cup. एक बहुत ही सनसनीखेज फाइनल मुकाबला हुआ उनका न्यूजीलैंड ऑल ब्लैक्स के साथ. और जिस तरह उन्होंने 1995 में उनको फाइनल में शिकस्त दी थी, दिस वाज इवन क्लोजर. ये इस बार जो है वो और नज़दीकी जो है वो मामला था. और यहाँ पे उन्होंने फिर से कामयाबी हासिल की है. So yeah, congratulations to Springboks, South African rugby team for winning the World Cup. All right, चलो अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर उस गाने के बाद एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. मालूमात का सिलसिला, आपकी बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा प्रोग्राम में आगे भी. So don't go anywhere and keep listening. All right, 33 past 7 is the time. Sunrise show with me, Adil. Good morning in दोस्तों program. Tune in. That was Junoon with मुख गए ने. क्या बात है यार, जबरदस्त आया. आपने इस गाने को enjoy किया होगा. और चलो जी, great. Thank you so much for the birthday wishes for Ahmed and अतर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा. इसके अलावा ईशाल एंड इस्माइल says hi. सलाम अदील अंकल. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप लोग? खैरियत? एंड देन हाँ भाई, और क्या सीन है अदील? आपके अख्तियार में कुछ होता तो आप किसको कप्तान बनाते हैं यार? अभी देखें ना, अभी तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पहले टीम को तो वापस आ जाने दें यार. हमारे यहाँ जिस तरह के पागलपन चल रहे हैं, यानी सीरियसली यार, हमारा चेयरमैन बोर्ड जिस लेवल के इमेच्योरिटी का सबूत दे रहा है. एक तो भाई चेयरमैन खिलाड़ियों से मुलाकातें करता रहता है. मुलाकातें करो, इसको कोई पीसीबी मीडिया के थ्रू रिलीज करने की जरूरत नहीं है. पहले वो जो स्टेटमेंट दी, फिर आप ये देखना है कि कुछ एजेंडे के तहत जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज करवाई जा रही हैं. फिर आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का जो फ्रेटर्निटी है, उसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ ज़का अशरफ के कसीदे पढ़ रहा होता है. उसी साहब को बुला के, उन्हीं नौजवान को बुलाकर जो है वो एक इंटरव्यू भी दिलवाया जाता है. लाइक सीरियसली यार, और उसमें पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. इतनी टॉक्सिसिटी है यार. मैं तो कहता हूँ यार, सलाम उन लोगों को जो इस इदारे में काम करते होंगे. हमें उनको भी किस लेवल का टॉक्सिक होना होता होगा यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, खुदा की कसम. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. तो भाई मैं अभी किसी को कप्तान नहीं बनाता, मैं जरा टीम को भी वापस आने देता, फिर बैठ के जरा डिस्कस करते, बातें करते, ये सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद जरा प्रोफेशनल्स की तरह पैसे लेते. ले समझ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलती है, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो चलाया जाएगा. और अब तो वैसे ही आपको पता है कि कल भाई ने बोल दिया ना कि पी क्या है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अता रहमान साहब कहते हैं X has announced about much awaited audio and video call facility, may be rolling this feature in this week. Yeah, that is pretty interesting. आपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है. ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स आर हियर. गो टू सेटिंग टू रिव्यू हु इज एबल टू कॉल यू एंड मेक चेंजेस. चलो ठीक है जी. इलॉन मस्क लगा हुआ है, मसरूफ है. आपको पता है कि काफी जो है ना वो टाइम दे रहा है. he is giving a lot of time to X these days. और कहते हैं पिछला एक साल जो है वो लगता ही है ये किसी जिंदगी का जो है ना वो सिर्फ एक मकसद रहा है. किसी तरह में X इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठ गया. अपनी एरोगेंस के हाथों जो है ना वो बस ऑलमोस्ट अपने आप को लोग कहते हैं तबाही के दहाने पर. यानी a lot of people said it's the beginning of the end for Elon Musk, but not much has happened in the past 1 year. He has just gone. आपको पता है कि उसकी जो दौलत का मंबा है वो है टेस्ला का शेयर. टेस्ला की जो शेयर प्राइस है, तो टेस्ला की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो इलॉन मस्क अमीर होगा, वो नीचे जाएगी तो इलॉन मस्क कम अमीर होगा. लेकिन बहरहाल अभी हुआ ये है कि आपको पता है टेस्ला स्ट्रगलिंग राइट नाउ, और उनकी ज़रा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी नीचे आई है. उनकी शेयर वैल्यू काफ़ी गिरी है रिसेंट टाइम्स में. और जो इसमें एक और बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग बात है वो ये दे आर लूजिंग द मार्केट स्पेशली इन चाइना and internationally to a lot of Chinese players. So बहरहाल ये उनके साथ प्रॉब्लम जो है वो फिलहाल अभी तो चल रही है, लेकिन देखते ही हैं. सो इलॉन मस्क साहब जो है वो, लेकिन फिर भी खैर मानना पड़ेगा कि वो कुछ ना कुछ लगा रहता है और कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना फीचर्स वगैरह एक्स पे जो है वो होती रहती हैं. चलें जी, बहुत अच्छी बात है.
फ़हीम अली खान साहब कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर। और आपने कुरान की वो आयत भेजी है जिसको हम आमतौर से आयत करीमा जो है वो कहते हैं सूरह अल-अंबिया की ये आयत, सो बहुत शुक्रिया जी। और अल्लाह ताला जो है वो हमारी जो है गुनाहों को माफ़ करे। आगे बढ़ते हैं जी। एफ के न्याजी कहते हैं भाई ये लोग क्यों हम लोगों को जीने नहीं देते, हमको यकीन हो गया था पाकिस्तान नहीं जाएगा सेमीफाइनल में, अब फिर उम्मीद दिला दी भाई। पता नहीं, मैं तो हमारे एक दोस्त ने जो है ना वो जिस दिन मैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था तो आई वॉज लाइव देयर, और वो यूट्यूब पे लाइव हम चल रहे थे बिकॉज आई वॉज सो श्योर दैट पाकिस्तान अब ये मैच जीतने वाला है कि मैंने कहा चलो लाइव जाते हैं और फिर इसको ज़रा सेलिब्रेट करेंगे। और एंड में जाके फिर जो हुआ, तो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग शरारत की, उन्होंने ना वो मेरा एक कोलाज बना लिया मेरे डिफरेंट रिएक्शंस का, और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और वो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मैंने सिर्फ उनके कहने के ऊपर मैंने अपने 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर लगा लिया, लेकिन बाकी जगह पे मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई सीरियसली वो वीडियो देख करके, यार ये हो क्या रहा। और मेरा जो उसमें रिएक्शन था एंड में वो यही था कि यार बस द मैच इज ओवर नाउ, ये निकल गया हाथ से हमारे, और अब जो है ना वो कुछ बचा नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं, मुझे अभी भी नहीं लगता कि पाकिस्तान पहुंच पाएगा, ज़ाहिर है ये वो टीम ही नहीं है। लेकिन जो भी है, और सेमीफाइनल में पहुंच भी गए तो कौन सा तीर मारना है हमको, वहां पे भी जाके हमें हारना ही है। लेकिन हाँ, लोग अभी भी कुछ हैं जो कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है वो बनाए जा रहे हैं। मार्क दी अटेंडेंस हसन इब्राहिम एंड आयशा, महनाज नवीद का ये कहना है, थैंक यू। और चौधरी साहब कहते हैं रोमान चौधरी ड्रेस्ड अप एज चाइनीज बॉय इन द स्कूल इवेंट, वेरी कूल, जबरदस्त, क्या बात है भाई, आई होप यू हैड अ गुड टाइम। इसके अलावा मेरे पास वानिया का भी मैसेज आया, और वानिया ने जो है वो तस्वीर भेजी है मुझे अपने एक बर्ड के साथ, जो इनका पेट बर्ड है, जो कि वो जो मिठू वाला लाल, वो जो सॉरी हरा रंग का जो तोता होता है, लाल चोंच वाला, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था। कहती हैं अच्छा जी, थैंक यू फॉर विशिंग माय फादर ऑन हिज बर्थडे, आई हैव वन ब्यूटीफुल पैरट एंड आई लव हिम अ लॉट, द पैरट्स नेम इज पाकू, sending you one of my pictures with him, thanks, all right, this Paku is actually very cute। तो पाकू को कुछ क्या सिखाया है, कुछ बोलना, क्योंकि मिट्ठू जो होते हैं ये लोग बोलते भी तो है ना, ये कुछ ना कुछ सीख लेते हैं ये। सो आपने कुछ सिखाया है इनको या क्या सीन है वानिया, जरूर बताइएगा, ठीक है जी। और क्या सीन है फैसल लहरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई विल पास ऑन योर गुड विशेस टू अहमद एंड असद इकबाल। कहते हैं अदील अंकल अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम उवैमिरा, आयना, सुनैना एंड उमर, वाओ जबरदस्त, आप सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव गॉट हसन शेख हु सेज माउंट एवरेस्ट हैज इट्स ओन 5G वायरलेस नेटवर्क, क्या बात है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है बेसिकली ये दे कैन, बट फॉर दैट मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जरा इसमें आपको ऐड कर दूँ दैट यू नीड टू बी क्लाइंबिंग फ्रॉम द चाइनीज साइड। और इफ़ यू आर, बिकॉज देखो माउंट एवरेस्ट जो है ना वो बेसिकली, वैसे तो आप जानते हैं कि वो नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे है, लेकिन वो जो उसकी पीक है दैट इज ऑन द नेपाली साइड। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपका मूड हो रहा है हसान, तो आप माउंट एवरेस्ट को चाइनीज साइड से भी जो है वो सर करने की कोशिश कर सकते हैं। So it's only if you are climbing from the Chinese side, so they will give you this facility and think that you can have a 5G coverage on this from this, yeah. But it is I think कोई पुरानी खबर है, जैसे कहते हैं ना कि इसको थोड़ा सा जो है वो अरसा गुजर गया इस खबर को, मेरे ख्याल से काफ़ी पहले मैंने सुनी थी। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं तहजीब बेकरी के मालिक ने मुफ्त डायलिसिस सेंटर का मरी रोड पोटोहार होटल में आगाज कर दिया है। पोटोहार होटल, अच्छा पुराना पोटोहार होटल, ओके, आगाज कर दिया। चलें जी, बहुत अच्छी बात किया आपने जी, तहजीब बेकरी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं, ठीक है जी। पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाते हैं ये, इनके बिस्किट भी अच्छे होते हैं यार, वैसे वाकई सीरियसली। इस्लामाबाद जब भी अब जाना होता है ना तो हमारा एक विजिट यहाँ का भी हो जाता है, कुछ ना कुछ सीन इधर का हो जाता है। और चलें जी, तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल रेडियो फ्रेंड्स, Your interview with Friesland Campina representative was very productive. जी बिल्कुल, that was a part of मैं एक पॉडकास्ट होस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम फ्लो कास्ट है। It's not very regular, I mean it's on and off, it's not like a weekly or a bi-weekly thing, but ये एक पॉडकास्ट है जिससे कुछ कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ मेरा भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई मीन इफ यू गाइज आर इन फॉर, आई नो हमारे यहाँ जरा थोड़े लोग संजीदा पॉडकास्ट की एक मार्केट कम है और गैर जरूरी इफ़ी टाइप किस्म के मेरे पास क्लिप्स आते हैं जो पागलपने के हमारे यहाँ ट्विटर या वो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे तो मिलियंस को व्यूज़ मिल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा थोड़ी अच्छी संजीदा गुफ्तगू लोग कम करते हैं। सो येस,
So part of that Flowcast, a couple of months back, I recorded this discussion with the sales director of Friesland Campina. आपको पता है Angro Foods और इनका ये joint venture है पाकिस्तान में. So I think it was a good conversation, a good learning for me about the dairy industry of Pakistan. और अगर आप उस पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे, then definitely there's lots to learn from that entire discussion. So do take out some time. You will definitely learn something. चलें जी, great. जायदा शाहीन कहती हैं आज कोई कमेंट नहीं करूंगी, दिल डरा हुआ है कि आप माइंड ना कर जाएं. नहीं, आप अच्छे कमेंट करेंगी तो फिर मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा. हसान कहते हैं इन 1990s मिकी माउस कॉमिक मिनी चीटेड ऑन मिकी विद अनदर माउस. ओके, मिकी ट्राइड टू किल हिमसेल्फ बाय जंपिंग ऑफ अ ब्रिज. कहां से ला रहे हैं यार. चलें जी. माय 12-year niece who is a die hard fan of Babar wrote comment on poster she pasted on a room wall. Oh no, वाकई. बट यार ये तो काफी अब्यूजिव वर्ड बच्ची ने लिखा है अपना अरशद साहब. आई मीन जबकि वो बाबर की काफी बड़ी फैन है, और लेकिन फिर भी वो बाबर से इतनी डिसअपॉइंटेड हैं कि उन्होंने बाबर के लिए एक काफी नापसंदीदा अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट, असल में ये आई थिंक अभी जो उस्मान समीउद्दीन ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो मैंने आपको बताया भी था, द कॉस्ट ऑफ बीइंग बाबर, मेरे ख्याल से इस नाम से उन्होंने शायद रखा था, या प्राइस ऑफ बीइंग बाबर, इस तरह की. बाबर ने बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया है कि पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम बाबर, स्पेशली इन कंडीशंस इन इंडिया, जहां पे अगर वो इंडिया में रन नहीं करेगा तो फिर कहाँ रन करेगा. सो आई थिंक डिसअपॉइंटेड हम सब हैं जो है सिलसिला. लेकिन ये जो हमारे मीडिया के चंद लोगों ने एक गंदी और गलीज कैंपेन जो है वो चलानी शुरू कर दी है. कोई कितनी भी बकवास कर ले बाबर के हवाले से या कुछ भी कर ले, मैं बाबर का खुद एक उसकी कप्तानी का अभी से नहीं शायद पिछले 3 साल से बहुत बड़ा नाकिद हूँ उसकी कप्तानी का, कि मुझे नहीं लगता कि बाबर जो है वो कप्तानी के उस लेवल पर है. लेकिन क्या डज इट मेक हिम a smaller? I think he's the best batsman that we have. Okay, that tells you about the lack of talent in Pakistan. जो भी है सिलसिला, प्रॉब्लम बाबर के साथ जो सिर्फ आ रही है वो ये आ रही है that unfortunately पिछले कुछ अरसे में आई थिंक हिज परफॉर्मेंस इन 2019 वर्ल्ड कप वाज वेरी गुड. फिर उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप में भी, लेकिन उसके बाद से जो हमारा UAE वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से ही इज नॉट बीन एबल टू, जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में उसमें फॉर्म को जो है वो अपनी शिफ्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको नेक्स्ट गियर पे जो है वो नहीं ला पा रहा है. और बहुत सारे अच्छे स्टार्ट्स होने के बाद भी 50-50 रन, आई मीन ही हैज गॉट इन द 6 innings दैट ही हैज प्लेड, ही हैज गॉट 350s बाय द वे. लेकिन बाबर का वो जो लेवल और बेंचमार्क हमने बनाया हुआ है वो इतना ज्यादा है that Babar whenever he touches 50 we expect him to go for 100. So yeah, I think ये जो expectation होती है ना ये काफी बुरी. पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये कमेंट देख के, but that actually represents हम लोगों का भी माइंडसेट जो है. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हैप्पीस्ट बर्थडे टू अहमद अदील. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जाहिद खान साहब भी अहमद को हैप्पी बर्थडे कहते हैं फ्रॉम मी and Anas, Asna and Hurmat. Thank you so much. That's very kind of you. इसके अलावा चौधरी नईम साबिर एडवोकेट कहते हैं I want to request you to please tell me is there any chance for us to qualify for the World Cup. सर आप लग रहा है मेरी थोड़ी सी यहाँ पे मेरी ना थोड़ी सी हटा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. एक्सेलेंट सॉन्ग. डॉक्टर अनीस अहमद बंगश कहते हैं. अब्दुल अली मोगल कहते हैं सलाम, सुबह बखैर टू ऑल लिसनर्स, स्पेशली बागी ग्रुप लिसनिंग to the show at Baltimore as tonight is the last night of the current trip. सर बहुत ज़बरदस्त आपने जो है वो ट्रिप गुजारा, माशाल्लाह. तस्वीरें आप जो है काफ़ी फराग दिली के साथ जो है वो ट्रिप की शेयर करते रहे हमारे इस्लामाबाद के एक सब ग्रुप में, और उम्मीद ये करते हैं कि आपका ये ट्रिप जो है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहा होगा. अगर मैं गलती पर ना हूँ तो आप गालबन अकेले जो है वो गए हुए थे, और अकेले आप अमेरिका और कनाडा की यात्रा में एक नौजवान आदमी अकेला घूम रहा हो, फिर तो क्या बात है जी. ट्रिप मेरे ख्याल से इसमें 4 चांद जो है वो लग जाते हैं. ओके जी, क्या बात है. एमी अली ने अपनी तस्वीर भेजी है और उन्होंने एक शेर भी लिखा है. गालबन अपने दफ्तर में जो है वो इस वक्त खड़े हुए हैं और कहते हैं दफ्तर में फाइलों से उलझने के साथ साथ एक शख्स कारे इश्क में भी मुब्तला रहा. क्या बात है जी. दफ्तर में फाइलों से उलझने के साथ साथ एक शख्स कारे इश्क में भी मुब्तला रहा. जबरदस्त, बहुत आला. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद.
मैंने आज थोड़ी सी बेवकूफ़ाना हरकत की है और मैंने आज 7:30 का ब्रेक क्यों नहीं चलाया मुझे नहीं पता, या मैंने आज कोई ब्रेक वे उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, बट बहरहाल आप हाँ मैंने 7:30 का ब्रेक नहीं चलाया बिकॉज मैं जुनून के गाने के बाद वापस आ गया. सो अभी हम ऐसा करते हैं दैट हम एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक है, फिर उसके बाद कुछ आईडी शाइडी चलाएंगे और फिर उसके बाद एक और ब्रेक चलाएंगे. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अब आई फील सो रिलीव्ड मैन, मैंने सारे पुराने एड जो है ना वो चला दिए यार. नहीं यार वो जरूरी होता है, आप समझते हैं. एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ कमर्शियल एंटिटी और एड्स नहीं चलेंगे, एड मिस करूंगा तो आपके भाई के पैसे कहां से आएंगे. तो बहरहाल चलें जी. ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. आई एम सो हम्बल्ड. आप लोग अहमद को जो है वो इतनी सारी बर्थडे विशेस जो है वो भेज रहे हैं और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो बर्थडे विशेस आई हैं, जैसे कि इरफान बाबर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. एंड सारा अथर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. एंड शुएब साहब, देन वी हैव गॉट जनाब हलीम मुगल साहब ने भी अभी मुझे नजर से गुजरी है बर्थडे विश, या बिल्कुल आई हुई है जी. अब्दुल हलीम मुगल साहब ने हैप्पी बर्थडे टू अहमद, बहुत शुक्रिया. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. खुश रहिए आप लोग सब. और डेफिनेटली एज आई सेड आई विल शेयर दिस, यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी. आजकल तो खैर नौजवान के हमारे इम्तिहान चल रहे हैं, लेकिन अहमद के इम्तिहान बहुत चिल होते हैं. सीरियसली हमें भी पता नहीं चलता. मुझे कल ही बताया बाबा मेरा परसों प्रैक्टिकल है. मैंने कहा हाँ परसों है प्रैक्टिकल, तैयारी कैसे हो? तैयारी सेट है यार, तैयारी. वो अहमद को चिंता ही नहीं होती कोई, सीरियसली स्पीकिंग. कल पिकनिक पे गया हुआ था, सोचें आप पूरा दिन वहां पर बैठा हुआ था. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. हाउ मच विल पेट्रोल डिक्रीज ऑन द 1st of November? यार मुझे लग ही रहा है दैट पेट्रोल जो है ना वो शायद हो सकता है उसकी प्राइस में कोई रद्दोबदल खास जो है ना वो ना किया जाए. बिकॉज पिछले एक महीने में पेट्रोल की प्राइस आप जानते हैं जरा थोड़ी सी ऊपर गई थी 15 दिन पहले और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा नीचे आ गई. अभी 84 पे अगर आप WTI देखेंगे तो वो ट्रेड कर रहा है. लेकिन क्योंकि रुपए जरा थोड़ा सा नीचे आया तो जो पेट्रोल की प्राइस में थोड़ा सा गेन हुआ है पिछले 15 दिन पहले के मुकाबले में, वो आपके डॉलर के मोर और लेस जो है ना वो इक्विवेलेंट हो गया है. तो इसलिए कोई इतना खास जो है ना वो फर्क पड़ेगा नहीं. तो जितना 1-2 रुपए का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए. अच्छा जी, जुल्फी कहते हैं नुसरत अली खान अ ट्रू लेजेंड. जबरदस्त, क्या बात है. एनी टाइम ऑफ डे हिज सॉन्ग्स आर बेस्ट टू मेक यू फील गुड. दैट इज सो ट्रू मैन. उमर कहते हैं भाई व्हाट्स योर टेक ऑन द प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी इशू, स्पेशली रिजवान एंड इंजमाम बीइंग शेयर होल्डर इन इट. इस पे जरा मैं अपना जो पॉलिसी बयान है वो अभी थोड़ी देर बाद कोशिश करता हूं मैं दूं इस चीज के हवाले से. नवीद मुनव्वर कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू अहमद बाबू. अहमद बाबू को मैं हैप्पी बर्थडे जो है वो मैं कहता हूँ. अहमद को मैं मजाक से व्लादिमीर अहमद कहता हूँ. ही सो prone, I don't know, so inclined towards Russia, man. I don't know, seriously. फराज कहते हैं what's your take on the recent speculation of the call between Babar and Zaka? देखो यार बात सुनो. अच्छा चले मैंने कहा ना अभी खेलों के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा. अभी मैं दूसरे खेल के हवाले से बात करूंगा जिसको कहते हैं सियासत. और आप जो है वो नहीं इस वक्त जो है ना, लेकिन सियासत से बड़ा जो ज़ाहिर दुनिया का बड़ा मसला चल रहा है वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जो मामलात हैं हमास, और ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द अल्टीमेट बैटल, दिस इज़ द फाइनल बैटल जो कि इन दोनों के दरमियान हो रहा है. और हमास का इसराइली जौहरी तनसीबात पर रॉकेट हमला, सेहूनी मीडिया की तस्दीक, इजराइल की अल-कुद्स अस्पताल मुसाफिर बस पर बमबारी और मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, 2 इसराइली टैंक तबाह, गजा में इंटरनेट सर्विस बहाल. अच्छा ये अब आप जानते हैं कि इन्होंने आज सुबह BBC, द डिटेल्स आर वेरी स्केची दैट आर कमिंग फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन ग्राउंड इन गाजा. ये मैं उनके ग्राउंड ऑफेंसिव के हवाले से बात कर रहा हूँ. आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही ये जो है कसाई, क्या नाम है इसका, दैट बुचर ऑफ पैलेस्टाइन, दिस गाय बेनियामिन नेतन्याहू, वो ये बोल चुका है कि जी हमारे ग्राउंड फोर्सेस आर इन गाजा. लेकिन इनको अभी जो BBC ने सुबह कंफर्म किया वो ये कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ वो इस अपने मिशन को जो है वो आके लेके जा रहे हैं. और उन्होंने, इसराइलियों ने जो है अभी सिर्फ एक छोटा सा एक कोना सा है नॉर्दर्न गजा का जहाँ पे उनकी इस वक्त परमानेंट प्रेजेंस है, लेकिन वो अंदर गजा में जाने से इस वक्त फिलहाल थोड़ा सा सहमे हुए हैं. और जो गजा शहर है उसको वो पहले सिविलियन से क्लियर कराना चाहते हैं. और आपकी शायद अगर नॉलेज में ना हो तो मैं बताऊं कि कल रात इसराइली हुकूमत, यानी इतने बेगैरत लोग हैं, उन्होंने अल-कुद्स हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा अस्पताल जो था वो तो अल-शिफा था, आपको बताया, वहां पे उन्होंने बम मार के कितने 100 लोगों को बेचारों को शहीद कर दिया था. अब ये जो अल-कुद्स हॉस्पिटल है वहां का दूसरा बड़ा अस्पताल, यहाँ पे तकरीबन कहते ये हैं कि कोई कुल मिला के उसके आसपास प्रेमिसेस में 14,000 लोग जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं. उसके बारे में इसराइल का ये कहना है कि इसको फौरन खाली किया जाए और इसको जो है वो खाली किया जाए, क्योंकि वो इसराइल इस वक्त चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साउथ में पुश करे
ताकि नॉर्थ में जो है वो क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जा सके. लेकिन बहरहाल जी ये एक बहुत तवील बैटल है. नेतन्याहू भी बोल चुका है कि ये एक बहुत सबर आजमा और एक तवील बैटल जो है वो होने वाला है जिसमें काफ़ी नुकसान भी होगा. बट बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. क्या सिलसिला है जनाबे वाला. यही खबर आज जंग ने भी अपनी लीड बनाई है. डॉन का भी यही कहना है विद इजरायली बूट्स ऑन ग्राउंड गजा रील्स फ्रॉम डेडली स्ट्राइक. आगे बढ़ते हैं जी. एक दिन बाकी तूरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद अफगान बाशिंदों की वापसी. शुक्रिया पाकिस्तान. माजनी. ओके आगे बढ़ते हैं. खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान है. कल लालू खेत में जलसा किया एमक्यूएम ने यार. आपको पता है इस वक्त एमक्यूएम खुल के इलेक्शन कैंपेन कर रही है बिकॉज आपको पता है कि उनके मुकाबले में जो पार्टी है यहाँ पे जो कि उनको हैंड्स डाउन कराची में बदतरीन शिकस्त दे सकती है पीटीआई. उनको आपको पता है कि यहाँ पे तो फिलहाल पॉलिटिक्स वो नहीं कर सकते. पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं कर सकते. खालिद मकबूल का ये कहना है सिंध की तकसीम नहीं शहरी और देही खलीज को खत्म करना चाहते हैं. हमें मजीद दीवार से अबे ये कौन सी दीवार है जिससे एमक्यूएम को लगाया जा रहा है. मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कसम से यार. आगे बढ़ते हैं. मिलिट्री कोर्ट केस हुकूमत रवा हफ्ते अपील दायर करेगी. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बड़ा और नया अपील बेंच बनेगा. अच्छा आपको पता है कि इस वक्त तो बिल्कुल हर चीज में बहुत ही आसानी इस वक्त है हुकूमत के लिए. आपको पता है ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है जो कि बड़े बड़े फैसला कर रही है. 1300 अरब रुपए के जराइम माफ कराने वाला जो नैब ऑर्डिनेंस था, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था जिसको आप जानते हैं कि बंदियाल ने जाते जाते उनके और उनके फेलो बेंच मेंबर्स ने उसको कलअदम करार दे दिया था. ये जो हुकूमत है जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने उसके खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है और माशाल्लाह जी वो फौरन सुनवाई में भी आ रही है. जो 5 रुकनी जजेस का बेंच बना दिया गया है और जिसको चीफ जस्टिस हेड करेंगे वो सुनते ही उनके नाम आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या होने वाला है इसमें. बहरहाल जी अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी जो है वो रिव्यू अपील जो है वो दायर की जाएगी और एक बड़ा और नया बेंच जो है वो इसमें बनेगा. तो ये सारे के सारे आपको पता है कैसा लग रहा है कि ये सब के सब रिवर्स हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. पेट्रोल डीजल प्राइसेस में ड्रॉप अगेन एज रुपीज स्ट्रेंथन्स. ₹18 पर लीटर कट ऑन पेट्रोल एक्सपेक्टेड. वाओ आई एम सो सॉरी गाइस. कहानी बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे. ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल, मेरा ये ख्याल था कि पेट्रोल प्राइस में कोई इतना खास जो है वो फर्क नहीं आएगा. लेकिन चलें जी अगर 8-10 रुपए का फर्क पड़ जाता है. अगर अखबार में 18 लिखा हुआ तो आपको पता है कि मेरा तो ये होता है कि जी आप इसका उल्टा जो है वो कर लिया करें. तो उसका डिवाइडेड बाय 2 कर लिया करें. तो अगर 18 रुपीज लिखा हुआ तो 9 रुपए शायद पेट्रोल या 9 या 10 रुपए पेट्रोल की प्राइस में कमी हो सकती है इन द नेक्स्ट डे और 2. यानी कल रात जो है ये अनाउंसमेंट होगी. 31 तारीख है कल. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. पहले हम जरा जो है वो प्रोडक्टिव बात कर देते हैं, उसके बाद अनप्रोडक्टिव बातें यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जिक्र करेंगे. तो प्रोडक्टिव बातों में पहले वर्ल्ड कप के जरा स्कोर्स पर नजर डालते हैं. इंडिया इट्स आई डोंट नो हु कैन बीट इंडिया इन दिस वर्ल्ड कप. आई डोंट थिंक नो टीम कैन कम इवन क्लोज. इंडिया जिन सिचुएशंस और पोजीशन से आके ये मैचेस जीत रहा है. खैर मुझे तो अभी तक लगता है कि कल थोड़ा सा एक मौके पे आपको लगा था कि इंडिया को किसी टीम ने आके जरा सा टेस्ट भी कर लिया. अदरवाइज ये तो टेस्ट में जो है ना कोई इनको नहीं कर पा रहा है ठीक से. और इस लेवल का जो है ना वो डिफरेंस इंडियन टीम. देखिए मोहम्मद शामी हु वुड हैव थॉट बेंच से आया, वरना वो शार्दुल ठाकुर को कोशिश करा के जो है कि एक प्लेयर बना दें, रन्स करवा लें, विकटे करवा लें. जैसे हमारे यहाँ ना हारिस रऊफ को मुश्किल वक्त में बॉलिंग दो, कोई ना कोई विकटे निकाल लेगा ताकि इसका रिकॉर्ड अच्छा हो जाए. तो वही कुछ जो है वो ठाकुर के साथ इन्होंने किया लेकिन हुआ नहीं. अभी क्या हुआ जी, कल इंडिया का लखनऊ में मैच हुआ इंग्लैंड के साथ और पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने जो है ना 229 रन बना लिए थे. यानी इंडिया की जो विशाल बैटिंग लाइनअप है वो काफी कल कुछ हद तक स्ट्रगल की जाहिर है. और ये तो खैर मानना पड़ेगा आपको कि रोहित शर्मा की ग्रेटनेस है यार. क्या जबरदस्त प्लेयर जो है ना ये चल रहा है. अदरवाइज अगर रोहित शर्मा रन्स ना करता कल तो फिर इंडिया वुड हैव बीन इन डीप प्रॉब्लम. ही स्कोर्ड 87 रन्स एंड 101 डिलीवरीज और 10 चौके और 3 छक्के उस पर उसने मारे. तो बहुत ही मॉडरेट किस्म की, जिस तरह की वैशियाना बैटिंग जो है वो रोहित शर्मा कर रहा है उसके मुकाबले में आज तो उसने, क्योंकि दूसरी तरफ से मुसलसल विकेटें गिर रही थी. शुभमन गिल आउट हुए, विराट कोहली जल्दी आउट हुए, श्रेयस अय्यर जो है वो भी जल्दी आउट हो गए थे. और फिर उसके बाद एक केएल राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप रही थी बहरहाल. एंड देन खैरी गॉट आउट ऑन 87. राहुल स्कोर्ड 39. सूर्य कुमार यादव ने एंड में कुछ यूजफुल रन स्कोर किए. ही स्कोर्ड 49 ऑफ 47 जिसमें
4 चौके और 1 छक्का शामिल था. इंडिया ने इंग्लैंड को 330 रन का टारगेट दिया चेस करने का. डेविड विली ने 3 विकेटें हासिल की. वोक्स गॉट 2 एंड आदिल रशीद गॉट 2 एंड मार्क वुड गॉट 1 विकेट. एंड जवाब में वेल इंग्लैंड अगेन एक बार फिर से शदीद फेलियर उनकी बैटिंग का. एंड वेल बेन स्टोक्स बोल्ड, ही गॉट आउट ऑन 0. एंड देन उसके अलावा वाकई सुबह किसी ने ठीक बात बोली थी कि बेन स्टोक्स को रिग्रेट कर रहा होगा क्यों वापस आ गया वो. जो रूट ऑल्सो गॉट आउट ऑन 0. द हाइएस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी इंग्लिश बैट्समैन वाज 27. तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या इनकी चेस रही होगी. पूरी की पूरी टीम 129 रन बनाकर आउट हो गई. 4 खिलाड़ी शामी ने आउट किए, 3 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने. कुलदीप यादव गॉट 2 एंड रविंद्र जडेजा गॉट 1 विकेट. सो इस तरह छठे मैच में भी जो है वो इंडिया ने कामयाबी हासिल की. दे आर द ओनली अनबीटन साइड इन दिस टूर्नामेंट. सो चैलेंज, कांग्रेचुलेशंस टू देम. अब क्या आज सीन होने वाला है? आज जरा वर्ल्ड कप में हम बात करते हैं अफगानिस्तान एंड श्रीलंका. वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप वी वुड हैव नेवर थॉट कि मोर देन हाफ वे थ्रू टू दिस टूर्नामेंट हमारे लिए ये मैच जो है वो इतना इंपॉर्टेंट होगा. बट ये मैच पाकिस्तानीज विल बी लुकिंग एट दिस गेम. अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के साथ होना है पुणे में. आज ये मैच होगा और आप ये जानते हैं दैट श्रीलंका जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान से ऊपर है इस वक्त बिकॉज दे हैव गॉट अ बेटर नेट रन रेट. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नेट रन रेट में काफी डिफरेंस है. All these 3 teams are on 4 points. Even Netherlands has got 4 points, which is equal to us. So this is absolutely shocking because आप जानते हैं Netherlands ने जो है वो over the weekend बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और ईडन गार्डन्स में ये मैच हुआ था. So बहरहाल जी ये मैच आज होना है और देखते हैं कि अफगानिस्तान आज भी इनको शिकस्त दे सकता है या नहीं. अफगानिस्तान जो है वो आई थिंक दे वुड फैंसी देयर चांसेस बिकॉज अफगानिस्तान का रिसेंट टाइम्स में अगर आप बांग्लादेश और अगर आप इन टीमों के हवाले से बात करें, इफ यू टॉक अबाउट बांग्लादेश एंड श्रीलंका, सो वेल दे हैव रिकॉर्डेड सम विन्स ओवर देम. सो वेल I think, as I said earlier, they would fancy their chances. And yeah, I think Sri Lanka, Afghanistan अपने सेमीफाइनल के क्रेडेंशियल्स को भी जो है वो कुछ जला बख्श सकता है. सो चैलेंज ये हो गई बात. अब आगे बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. और आप जानते हैं कि इट्स एन एब्सोल्यूट मैस राइट नाउ. क्रिकेट टीम तो बहरहाल जो कर रही है. एंड देखिए ये बात याद रखना है आपको कि इसका आगाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी से. अभी यही टीम हमारी 2 मैचेस जीती हुई होती, लेट्स अज्यूम हमने अफगानिस्तान को शिकस्त दी हुई होती और हम साउथ अफ्रीका को हराए हुए होते, यही टीम अभी 8 पॉइंट के साथ बैठी हुई होती, समवेयर इक्वल ऑन पॉइंट्स विद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. और काफी हद तक इन 3 टीमों में से किसी एक टीम को निकलना होता है. एंड पाकिस्तान वुड हैव फैंसीड देयर चांसेस कंसीडरिंग द मैचेस जो उनके अभी आने वाले हैं और बाकी टीमों के जो मैचेस आ रहे हैं. तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं सुन रहे होते. लेकिन टीम की जिस इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त हुई है, उसकी वजह से जाहिर है ये जो गिद्ध बैठे हुए होते हैं साइड्स पे, वो इस सिचुएशन पे पाउंस करते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, आओ इसको उठा के ना नोचना शुरू करते हैं. तो आपने देखा कि हमारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ये गिद्ध, खासतौर से इसमें एक टीवी चैनल का जो है वो बहुत अहम रोल है. मैं नाम उसका नहीं लूंगा. उनका एक बहुत अहम रोल है जिसमें उन्होंने 2-3 इस तरह की शख्सियात बिठाई हुई हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है बैठ के बड़ी अखलाकियात की बातें करेंगे. मैं ये करता हूँ, मेरे ऐसे अखलाकियात है, मेरे फलाना. लेकिन आप देखें कल की मिसाल लीजिए आप कि यार बाबर आजम की एक प्राइवेट चैट, नो कि प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग इन दैट सेंस कि वो किसी खातून के साथ प्राइवेट चैट कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि जी राशिद लतीफ ने यह दावा किया है दैट चेयरमैन जो है वो उनकी कॉल जो है वो नहीं उठा रहे हैं. जिस पे बाबर का जवाब आया है कि मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं की है. तो ये मैसेज जो है ये टीवी स्क्रीन पर चलाया गया है, जिसपे उस वक्त तो चले अल्लाह का शुक्र है अजहर अली बैठे हुए थे. अच्छा, अजहर अली मैं जानता हूँ पर्सनली, उनकी और बाबर की आपस में क्लोजनेस काफी ज्यादा है और इवन उनकी फैमिली जो है, अजहर की जो फैमिली है वो बाबर को, मुझे याद है वो अजहर का जो बेटा है वो चाचू बोलता है, बाबर चाचू उनको. सो ठीक है, आई मीन इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली. सीनियर है उनका और बड़ा एहतराम भी करता है. तो अजहर ने वहां पे सवाल पूछा कि मुझे ये बताइए कि क्या ये तस्वीर लगाने से पहले आपने बाबर से पूछा था ये क्या? तो उसमें फिर कहा वो जो एक हमारे यहाँ जर्नलिज्म के नाम पे एक आदमी आता है टीवी पे, वो कहने लगा कि नहीं जी मुझे तो कोई खबर मिलनी है तो मेरा तो काम है जी ये जर्नलिस्ट का. नहीं यार भाई, तेरी अखलाकियात होती हैं कुछ
देखो बात ये लोग समझते नहीं है, समझते हैं कि अभी तो इनको आपको पता ना घास डाल रहे हैं, चारा डाल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है चारा डाल रहे हैं। इस बंदे को ये नहीं पता कि ये जरा सा मुड़ता है और लोग क्या बातें कर रहे हैं। जरा आप इसके ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स लोगों के पढ़ा करें। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, खैर एनीवे, मैं तो कहता हूँ शर्मनाक वो क्रिकेटर हैं जो कि ऐसे ऐसे लोगों का सहारा ले रहे होते हैं। और अब तो छोड़ें आप, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो बहरहाल पता नहीं यार क्या यहाँ सिचुएशन चल रही है और क्या हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक सूरत है। अच्छा, इसमें अब वो एक कहानी आती है कि जी वो साया कॉरपोरेशन का जिक्र आ गया, जी वो एक साहब है। अच्छा, इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो स्पोर्ट्स मैनेजर्स हैं ना, इनके भी आपस के फड्डे होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ दो बड़ी कैंप्स हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जहां तक ताल्लुक है, जिसमें एक तो ऑफ कोर्स अब आई थिंक साया कॉरपोरेशन, तो अब शायद हर कोई इसने नाम सुन लिया इसका। एक और भी बड़ा मशहूर आदमी है जो कि पाकिस्तान की कुछ और बड़ी सेलिब्रिटीज को हैंडल कर रहा होता है, और कहते ये हैं कि जी ये जो खबर सामने आई है ये वाली ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली एंड ऑल, ये खबर सामने लाने वाले एक्चुअली वो लोग हैं जो कि दूसरा मैनेजर जो है उसके अंडर एक और प्लेयर है जो उसको मैनेज कर रहा होता है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, मैं बिल्कुल नाम, आप जाके मालूमात हासिल करते रहें क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन ये सब हमारी जानी पहचानी चेहरे हैं। अब जहां तक ये जो जिस कंपनी का जिक्र आया है जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है, आप देख रहे हैं कि फखरे आलम साहब जो हैं वो इस मामले को बड़ा जो है ना उछाल रहे थे अभी वसीम बादामी के प्रोग्राम में, और फखरे आलम साहब के पैनल में ही वो बंदा है जिसने एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन इनको जो है ना वो लाके दी है। सो जो अभी प्रोग्राम इनका ए स्पोर्ट्स पे चल रहा है, सो अब हुआ ये सीन है कि इन्होंने ले जाके ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी कॉन्ट्रैक्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये एलिमेंट था जो खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन। एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर पाकिस्तान के 5 बड़े प्लेयर एक ही मैनेजर मैनेज कर रहा है तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर जरूर होगी, जहां पे हमको ये पता है कि ये खिलाड़ी, जिन 5 खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं ना, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना जबरदस्त है, और बेचारे ये आपको पता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनमें ज्यादातर आते हैं ना, इनको इन चीजों का पता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स, एक्सक्लूजन क्लॉजेस, ये क्या चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिविटी, इन चीजों को, इन बेचारों को, इन बातों को इनका नहीं पता। यहाँ पे सारे मैनेजर्स खेलते हैं, बिकॉज मैनेजर्स जनरली जरा पढ़े लिखे होते हैं, बैकग्राउंड तगड़ा होता है, अच्छी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए होते हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं। अब ये जो मामला सामने आया है इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं जाके वो जो मोनोपोली है एजेंट्स की, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्लॉज लेकर आता है इस हवाले से कि भाई ये तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मुझे नहीं पता कि क्या वो लीगली खिलाड़ियों को बाइंड कर सकते हैं कि आप इस बंदे के साथ काम कर सकते हैं और इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं दैट वी आर गेटिंग इनटू राइट नाउ। लेकिन ये जिस तरह हमारे यहाँ लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ओ जी मैं जी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें कर रहा हूँ, बकवास कर रहे हो तुम यार, सिर्फ यू आर ऑन द पेरोल यार, तुम खिलाड़ियों के पेरोल पे, आई मीन आउट ऑफ नोवेयर आके तुम एक सर्टेन खिलाड़ी के लिए लॉबिंग करना शुरू कर देते हो, इस खिलाड़ी को लेकर आओ, उस खिलाड़ी को लेकर आओ, फलाने को लेकर आओ। कहां से आ जाती हैं ये? जो खिलाड़ी अपनी एक होती है ना एक्सपायरी एज होती है, एक एक्सपायरी एज के बाद जो है ना एक वो एज आती है जहां पे वो प्रोडक्ट गल सड़ जाती है। अबे वो खिलाड़ी अपनी वो गलने सड़ने वाली एज से भी बाहर निकल गए, तुम आके उनके लिए लॉबिंग कर रहे हो कि मिडिल ऑर्डर में इससे बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कोई भी नहीं है। तो ये बहुत गंदी सूरत हाल है और ये बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और जाहिर है इन सब बातों का मंबा और इस सब बातों का जो आगाज है वो लीडरशिप से आता है। क्रिकेट बोर्ड में अच्छी प्रोफेशनल लीडरशिप होगी, वो इन मैटर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती। ये सियासी बुनियादों पर लाए हुए जो इस वक्त लोग हैं ये हमारी क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं। वी आर वैसे भी फैक्चुअली वी आर द सेकंड वर्स्ट स्पोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, दुनिया की हम दूसरी सबसे बदतरीन हम जो है वो कौम है, क्योंकि अब वी हैव इफेक्टिवली बिकम अ सिंगल स्पोर्ट नेशन। वो तो सलाम है हमारे अरशद नदीम पे कि वो कुछ जेवलिन में हमें कुछ उसने इंटरनेशनल प्रेजेंस दी है। वी आर जस्ट अ सिंगल स्पोर्ट नेशन और हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड की जो पोजीशन है वो इतनी पावरफुल हो गई है कि वहां पे आपको पता है कि सियासी बुनियादों पे फरमाइशें की जाती हैं, बड़े बड़े लीडरान फरमाइशें करते हैं कि मेरे बंदे को इस पोजीशन पे लगाओ। तो खुदारा मेरिट की जो है वो यहाँ पे पासदारी करें और इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं हमारे यहाँ। बट बहरहाल यार मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरफ देख रहा हूँ यार, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ खुदा की कसम, इस मुल्क में जो है ना वो बस मायूसी नजर आ रही है यार। कैसे लोग मुत्मिनान से बैठे हुए हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े दफ्तरों में, और समझ में नहीं आती बात। ले चलते हैं ब्रेक की जाने भाई,
मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Sajad Ali, Ravi. Hope you guys enjoyed that song and good morning in दोस्तों प्रोग्राम ट्यून इन किया. मुझे पता ही चला है कि आज की सुबह जो है वो काफी स्मॉगी है लाहौर में. वैसे ये एक बात तो मानने वाली है कि इस बार मेरा ख्याल थोड़ी सी स्मॉग ने जो है वो लाहौर में थोड़ा हल्का हाथ रखा है. और बिकॉज अक्टूबर में वरना स्मॉग जो है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है. एंड आई जस्ट होप दैट दिस इज. अच्छा, लाहौर का AQI इंडेक्स इस वक्त बहुत खराब है और मैं देख रहा हूँ 225 which is ridiculous, honestly. So prayers for you guys. I hope the things would clear out in the next few days. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. वासिफ कहते हैं रोड फ्रॉम करीमाबाद टू हुसैनाबाद इज क्लोज्ड. अच्छा, ये हम हुंजा के किसी इलाके की बात नहीं कर रहे हैं. ये बेसिकली कराची में करीमाबाद से हुसैनाबाद की जो है बात हो रही है. और कभी आप कराची आए तो कराची की एक बहुत ही अंडररेटेड फूड स्ट्रीट है बाय द वे हुसैनाबाद. तो कोई पक्के कराची आइट्स के साथ ना, कोई मम्मी डैडी कराची आइट उसको तो पता भी नहीं होगा इस इलाके का. ओह माय गॉड, हुसैनाबाद, इट सेज you've got to go to Federal Bay Area, man. You take that Kharibabad road. I don't know how to reach there, man. So कोई कराची पक्के वाले के साथ होना, उससे जरा कभी अब बात कीजिएगा आप, तो वो आपको इस एरिया में लेकर जाएगा. सो काफी अच्छी अंडररेटेड ये जो है ना फूड स्ट्रीट है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच शारिक साहब. सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो अहमद को गुड विशेस भेजी हैं. अरशद जब्बार कहते हैं K2 बेस कैंप ऑल्सो हैज 4G नेटवर्क. तो बेस कैंप है, जब K2 की बेस कैंप में भी 4G नेटवर्क है तो फिर तो कमाल हो गया. कौन सा इदारा ये वहाँ 4G प्रोवाइड कर रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है ये. और वो जो एक आई थिंक एक फौजी इदारा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करता है, मेरा ख्याल से शायद वही होगा. लेकिन वो अल्लाह करे अगर K2 बेस कैंप तक हमने 4G पहुंचा दिया है तो कराची के कुछ बड़े बड़े अहम इलाकों में भी 4G पहुंचा दें यार. बहुत बुरा हाल है यार हमारे नेटवर्क जो है ना. बट बहरहाल तला ने नाम लिया भाई, उन्होंने कहा जिस बेकरी का भी आप जिक्र कर रहे हैं कभी आप नेक्स्ट टाइम आए तो उनका कीश जो है वो जरूर ट्राई करेगा. बस आपके कहने पे तला, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी उस बेकरी जाऊंगा तो मेरे एक हाथ में वहां की एक आइसक्रीम का कप होगा और दूसरे हाथ में कीश होगा, आपके कहने पे. नवीद बेग, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड. एंड देन वी हैव गॉट और कौन कौन है हमारे पास. ओके, नाजिया दानिश कहती हैं हैप्पी बर्थडे टू अहमद, खुश रहो आबाद रहो. थैंक यू सो मच. अदिल भाई, डू वॉच वजाहत सईद साहब व्लॉग. या लंदन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सादिया कहती हैं उसका एक क्लिप तो कल मैंने शेयर किया, वो काफी जिसे कहते हैं कि जो है वो काफी मजेदार क्लिप था वो. ओके, अच्छा जी. वाहिब जैदी कहते हैं भाई इन हालात को देख कर कह सकते हैं डोंट गो एनीवेयर. अब आप ब्रेक पर जाने से पहले कहा करें गो एनीवेयर, जहां भी जुगाड़ हो जाए इस मुल्क से निकलो. अच्छा जी, चलें. बहुत गुस्से में है अदी जहांगीर का ये कहना है. देन अच्छा जी, असगर बेग कहते हैं लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नॉट द परफॉर्मेंस बट द चेयरमैन गिविंग इंटरव्यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. ऑलराइट, ठीक है जी. वारसी कहते हैं गिविंग अप ऑन पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर फॉलोइंग इट एज अ फैन फॉर 50 years. ऑलराइट, ओके, ठीक है. फयाज हुसैन कहते हैं अहमद को हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. रेहान का भी मैसेज आया, बहुत शुक्रिया. सोहेल जैदी, वेरी काइंड ऑफ ऑल ऑफ यू. इसके अलावा शाहीन ताहिर कहती हैं सॉरी ड्राइविंग लेते हुए पिक ली, हमारे पैसों से जाती उम्रा की रोड बन रही है. एब्सकॉन्डर की कार के टायर खराब हो रहे हैं. देखिए आप मेरा आप एहतराम से नाम लें, ही इज नो मोर एन एब्सकॉन्डर. अब तो आप जानती हैं कि उन्होंने अपने आप को आते ही कानून के हवाले जो है वो कर दिया है. और आपको ये भी पता है कि मियां साहब को फैसिलिटेट करने के लिए जल्दी जल्दी कॉज लिस्टें बन रही हैं सुप्रीम कोर्ट की कि यार कोई भी केस या किसी भी कोर्ट की वो कोई भी केस जो कि उनके लिए मुश्किल क्रिएट करता है जल्दी से उसको जरा सफाई की जाए. तो ये जाती उम्रा की रोड की जो है वो क्या बात है. वैसे भी आप जानते हैं कि अब ऑलरेडी अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं लेकिन मियां साहब की जो ड्रीम टीम है उसके नाम सामने आना शुरू हो गया. और मरियम नवाज शरीफ इज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. सो ठीक है, चलें जी, ये है सूरत हाल. लेकिन आप जानते हैं आप सब इस प्लान को एक तरीके से नाकाम कर सकते हैं और वो प्लान आप जानते हैं. बट खैर चलें, आपको लिए चलते हैं. अभी डॉक्टर इमरान हिलाल कहते हैं हुसैनाबाद सिल्वर स्पून का चरखा बेस्ट इन द वर्ल्ड. वाह क्या बात है, जबरदस्त.
हुसैनाबाद इज द नेक्स्ट लेवल फूड स्ट्रीट, द बेस्ट इन कराची इन माई बुक. फैसल मुकीद का जो है वो ये कहना है. ये बात बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कुछ हद तक फरमाई है. देखिए हर एक की अपनी एक सर्टेन चॉइस होती है. कराची की जनरली हम जब फूड स्ट्रीट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बंस रोड आ जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उसको भी फूड स्ट्रीट कहलवाना चाहते हैं, बोर्ड बेसन को भी, लेकिन मैं उसको जरा फूड स्ट्रीट कहने से इज्तनाब करता हूँ. लेकिन या हुसैनाबाद जो है ना वो जरा थोड़ी सी अनपॉपुलर, रिलेटिवली लेस पॉपुलर जगह है. मैन इट्स लाइक अ हिडन ट्रेजर. ओके, फ्राई कबाब खाने हैं तो सर बंस रोड जाएं बस. ओके, दैट्स वेरी नाइस. बाजी का मैसेज आया है ऑस्ट्रेलिया से. We will visit this time हुसैनाबाद. Many vloggers make videos there. चलो मुझसे पूछ लीजिए, तुम भी व्लॉगर्स पे जो है ना वो इन्हिसार कर रही हो. अफसोस की बात है. चलो जी. Alright, welcome back guys. I hope you enjoyed that song. हबीब अली मोहम्मद साहब की आवाज आज काफी दिनों बाद प्रोग्राम में हमने शामिल की. I know there are many variants and versions of this song, but this one is particularly close to my heart. I really love it. और अतीक अहमद साहब भी कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ हबीब अली मोहम्मद साहब. थैंक्स फॉर मेकिंग द डे. और मैं भाई ये आई हैव टू गिव क्रेडिट, ये गाना हमने अपने दोस्त सलमान काजी साहब की जो है वो फरमाइश पे चलाया और कहते हैं डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय वाइफ. भाई मिसेस सलमान काजी को ये गाना जो है वो डेडिकेट हो. अच्छा जी, यूसुफ नवाब कहते हैं कि भाई जब मूड बना ही लिया है तो चलें हुसैनाबाद. बताओ फिर फ्राइडे नाइट ठीक है. Let's coordinate. All right. जमाल कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू अहमद, नाइस क्लासिक सॉन्ग, दैट इज ग्रेट. इमरान खान कहते हैं हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे. ये इमरान खान इनका नाम है एक्चुअली, ये किसी सियासतदान की बात नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा वी हैव गॉट हैप्पी बर्थडे टू अहमद. अकमल साहब कहते हैं, नशद गुमरो कहते हैं व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड तारिक जमील साहब. अच्छा देखिए यार, मेरे ख्याल से आई थिंक तारिक जमील साहब वाला थोड़ा सा टॉपिक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. और बिकॉज जाहिर है आपको पता है कि जहां तारिक जमील साहब पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो दिल से उनको बहुत अपने करीबी मानती है और बहुत उनको रिस्पेक्ट करती है. देयर आर पीपल जो कि इनके डिट्रैक्टर्स भी हैं, उनको नापसंद करते हैं, उनकी जिंदगी के हवाले से इफ्स एंड बट्स जो है वो लगा रहे होते हैं. क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ मसले की इख्तलाफात भी होते हैं, मजहबी इख्तलाफात भी होते हैं. और आप ये भी जानते हैं कि तारिक जमील साहब पाकिस्तान के उन उलमा में से हैं कि आप जानते हैं तबलीगी जमात से उनका जो है वो ताल्लुक है. और तबलीगी जमात अपने आप को एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो करार देती है. और तबलीगी जमात का जो जेनेसिस है, अगर आप उनके बिल्कुल शुरू के दौर की बात करें तो फिर आपको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इन पॉलिटिक्स और इन तमाम चीज़ों से जो है ना बिल्कुल हमेशा रखने की कोशिश की है. लेकिन तारिक जमील साहब की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जो कुर्बत है उसकी वजह से और भी काफ़ी सारे उनके डिट्रैक्टर्स पैदा हुए. तो जब भी कभी भी इस तरह की वाक़यात और ख़बरें आती हैं, ऐसे लोगों को मौके मिल जाते हैं, मौके मिल जाते हैं कि वो अपना जो बुग़्ज़ होता है या जो अपना प्रेजुडिस होता है उसका किसी ना किसी फॉर्म में इजहार करें. लेकिन बहरहाल जी एक बात जो है वो तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, और वो जो क्लियर हो गई है वो ये दैट इट वाज अ सुसाइड. इन्होंने ख़ुदकुशी की है. और क्योंकि रात गए जो एक बहुत अच्छा इनकी फैमिली की तरफ से जो एक आसन कदम जो है वो उठाया गया वो ये था कि इनके जो बड़े साहबजादे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जो है वो नशर किया, रिलीज़ किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये बात बोल दी कि जी मेरा ये भाई जो है, छोटा भाई इनका आसिम जिनका नाम था, वो डिप्रेशन का मरीज़ था. और वो ये कहते हैं कि बचपन से वो इस चीज़ का शिकार था और पिछले कुछ महीनों में आके सिचुएशन इस हद तक गंभीर हो चुकी थी कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे थे. अच्छा मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, कोई साइकियाट्रिस्ट सुन रहा हो तो वो ज़ाहिर है मुझे इस पे गाइड कर सकता है कि आज तक शॉक थेरेपी दी जाती है. आई थॉट इट वाज अ थिंग ऑफ द पास्ट. ये शायद अब से कुछ दहाइयों पहले होता होगा, मुझे नहीं पता था कि ये अभी तक होती है. लेकिन उन्होंने इस वीडियो बयान में जो है वो ज़ाहिर है ये बात बोली, तो मैं सिर्फ यही अज्यूम कर सकता हूँ कि किस शदीद लेवल का वो डिप्रेशन होगा. सो उन्होंने कल जो है वो अपने इस डिप्रेशन से तंग आकर और उससे बस वो इनकी ज़ाहिर है अब जो शख्स इसमें मुब्तला होता है यार, हम सब दुनिया में शायद कोई भी शख्स ऐसा ना हो जो कि ये ना बोलता हो कि वो डिप्रेशन का शिकार कभी ना कभी कोई डिप्रेसिव फेज जो है वो उसके ऊपर नहीं आता. सो वो डिप्रेसिव फेज जब आता है तो हमारे अपने जहनों में किस तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये बुरा हो जाए. नाउ जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अ पर्सन जो कि 24/7 इन हालात से जो है वो गुजर रहा हो. तभी आजकल तो ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बहुत बात करते हैं, और ऐसी आए बाएँ शाएँ और फजूल बातें करने के बजाय अब जो लोगों में एक चीज़
आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर लेकिन डेवलप कंफर्म्ड हो रही है वो ये कि यार दीज पीपल नीड हेल्प, इनको मदद की ज़रूरत है. ज़ाहिर हम ये भी जानते हैं कि तारिक जमील साहब एक बहुत ही वेल ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं. दे मस्ट हैव गॉट द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज दैट वुड बी अवेलेबल इन दीज सर्कमस्टांसेस. तो वो अपने बेटे का ज़रूर इस हवाले से ख्याल रख रहे होंगे. बट यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डिप्रेशन दैट ही वॉज इन कि वो उन्होंने जाके अपनी जो जान है वो ले ली. इससे एक और बात भी जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी क्लियर होती है और वो ये होती है कि हमारे यहाँ अक्सर ये बात बोली जाती है. अभी मैं देख रहा हूँ हमारा जो कराची का लिसनर्स का ग्रुप है उसमें भी जो है ना वो कुछ इस तरह की बात हो रही है कि जी किसी ने कहा है कि बस नमाज जो है ना वो तमाम मसाइल का हल है. नहीं यार देखिए प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी मेरे ख्याल से इस बारे में ज़रा हमें सोचना पड़ेगा. और ज़ाहिर तारिक जमील साहब यानी कि जो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कई सालों तक तबलीगी सोच का और रूहानियत के एक सर्टन मैं ये कहूँगा कि वो जो उसका एक स्कूल ऑफ थॉट था उसका वो मंबा रहे हैं, उसका वो एपी सेंटर रहे. उनके अपने घर में क्या माहौल होगा, क्या मजहबी माहौल होगा, क्या दीनी माहौल होगा. वहाँ पे उनका बेटा डिप्रेशन से जो है अपनी ज़िंदगी ले लेता है. देखिए मैं थोड़ी मुश्किल बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें शायद बहुत सारे लोगों को ना ये बात पसंद आएगी ना वो इसको मानना चाहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कहना चाहिए कि हम ना छोटे छोटे सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं. मैं ये करना शुरू कर दूंगा इससे मेरे मसले हल हो जाएंगे. मैं तो कभी कभार ये बात सोचता हूँ और मुझसे अक्सर लोग भी ये सवाल कहते हैं कि यार अल्लाह ऐसा कैसे कर सकता है, अल्लाह तो बड़ा रहीम और अल्लाह ये क्यों नहीं करता. मैंने कहा देखो प्लीज़ एक बात याद रखिएगा और वो ये कि अगर अल्लाह ताला अपनी इबादत करने वाले लोगों की तमाम मसाइल हल कर देगा, तमाम मसाइल हल कर देगा, तो फिर इम्तिहान कैसा हुआ. वही जो मेरे उस्ताद मोहतरम की एक बात मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस जिंदगी को या इस दुनिया को जो है वो जस्टिस के प्रिंसिपल पे नहीं बनाया. जस्टिस, अदल, इंसाफ अल्लाह ताला जहां वादा करता है वो आखिरत में उसमें तो रत्ती बराबर. किसी के दिल में ये सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के दिमाग में ये वहम भी नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला वहाँ इंसाफ नहीं करेगा. इंसाफ तो वहीं होना है, लेकिन ये दुनिया एक इम्तिहान के पर्सपेक्टिव में है. अल्लाह ताला की रज़ा से इंसान अपने आप को जो है वो अटैच कर लेता है, जो कि उसके लिए सही भी हो सकती है और उसके लिए बहुत तकलीफ दे भी हो सकती है. तो महज ये सोच लेना कि मैं रूहानियत अपना लूँगा और ये कर लूँगा उससे मेरे मसाइल हल हो जाएंगे, प्लीज़ ज़रा इसके बियॉन्ड देखिए सिचुएशन. अगर सिर्फ यही इसका हल होता, अगर सिर्फ इसका यही हल होता तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाते और फिर इम्तिहान कैसा रहता. बहुत अफसोसनाक वाक़या ज़ाहिर है. जो भी थे नौजवान थे, अपनी जान ले लेना कितना तकलीफ दे अमल उनके ख़ानदान के लिए ये होगा. और एक बार फिर से आई थिंक हमारी सोसाइटी में ये मौका फिर से आया है कि हम एक बार फिर से जो डिप्रेशन और जो साइकोलॉजिकल लोगों के चैलेंजेस हैं उसके हवाले से खुल के बात करें. कोई बात मेरी गलत लगी हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आपको अब लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. हमारे एक दोस्त ने तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा. उन्होंने कहा यार अदील आपने मैनचेस्टर डर्बी का जो है ना वो जिक्र नहीं किया, आपने रग्बी वर्ल्ड कप के फाइनल का भी जिक्र नहीं किया था. उसको तो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जिक्र किया. मैनचेस्टर डर्बी का मैंने जिक्र क्यों नहीं किया यार? बिकॉज आई एम जस्ट सो डिसअपॉइंटेड. लाइक मुझे उम्मीद थी कि अपना होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले, कुछ तो मुकाबला, कुछ तो फाइट पुट अप करेंगे यार, मैच ड्रॉ कर लेंगे मैच. वो भी नहीं कर पाए. इनसे तो उम्मीद ही ना लगाओ. जिस तरह मुझे शेफील्ड यूनाइटेड से कोई उम्मीद नहीं है ना, इस तरह मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए. कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार थोड़ा सा जो है ना टफ टाइम देंगे ये सिटी को. मैच उन्होंने ड्रॉ कर लिया तो जरा आर्सेनल का भला हो जाएगा, बिकॉज आर्सेनल का पिछला मैच जीतने के बाद गोल एवरेज बहुत अच्छी हो गई आई थिंक उनकी, और शायद न्यूकासल यूनाइटेड की इस वक्त जो है ना वो बेस्ट गोल डिफरेंस है, नॉट एवरेज, गोल डिफरेंस जो है वो इनका हो चुका है. सो या चलें जी, कोई बात नहीं. तो मैंने बात नहीं की उस मैच के हवाले से. फिर क्या सीन है, चले जी. यार जरा बांग्लादेश में ही बात करनी थी मुझे. और बांग्लादेश का इस वक्त सिचुएशन जो है ना ऐसा लग रहा है दैट बांग्लादेश इस वक्त अपने एक जो पॉलिटिकल उनकी जो हिस्ट्री है उसमें जो रीसेंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं उसके इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पे जो है वो आ चुका है. और लग ये रहा है दैट शेख हसीना टाइम इज अप. उनका वक्त जो है वो अब जा चुका है. She is a 76-year-old lady, by the way. Doesn't look like a 76-year-old still. But she has been the prime minister for a very, very long time.
और इस वक्त 2009 से इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि तकरीबन अब 14 साल जो है वो शेख हसीना को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हुए जो है वो है, और उन्होंने इस मुल्क को बहुत आयरन फिस्ट के साथ जो है वो रूल किया. लिटरली बांग्लादेश को शेख हसीना वाजिद ने एक सिंगल पार्टी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया था. लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ इस तरह की सिग्नल्स और अच्छा उन्होंने भी जो है ना नेशनलिज्म का सहारा लिया. आप जानते हैं जमात इस्लामी के खिलाफ उन्होंने एक विच हंट शुरू किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के खिलाफ एक इन्होंने विच हंट शुरू किया. एक बार फिर से वो 1971 की जो सिविल वॉर थी और इनकी जो जंग आजादी थी उसको उन्होंने मामला बनाया, जबकि शायद हमें लग ये रहा था कि बांग्लादेश हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट इंसिडेंट बिकॉज अरे उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हुए. जनरल मुशर्रफ ने भी वहां विजिट किया था और जाके उन्होंने उनकी जो शोहदा की यादगार थी वहां पे भी उन्होंने शिरकत की थी और लग ये रहा था कि चीजें जो है वो उस तरफ. लेकिन कहते ये ना कि जी पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल. तो यही कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इनके साथ भी हुई और इन्होंने जो है वो इसी नेशनलिज्म के एलिमेंट को जो है वो यूज किया. लेकिन नेशनलिज्म, these fake promises and all, they can take you this far. Yes, the Bangladesh economy grew. इसमें कोई शक नहीं है. It became a beautiful example for a lot of developing countries. Even पाकिस्तान को पीछे छोड़ के वो आगे निकल गए. लेकिन कोविड के बाद से ऐसा लगता है कि वो संभल नहीं पाए. Now a very important factor that has happened is that अमेरिका ऐसा लगता है that come what may, they want her to go. अभी एक इंडियन मैगजीन ने हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो है वो बांग्लादेश उन्होंने ट्रैवल किया है और उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश की ऑपोजिशन ने 3 नवंबर की डेट तक हसीना वाजिद रिजाइन कर दें उसको अब मान लेना चाहिए. तो उन्होंने जाके अमेरिकन अपना गालबन, अच्छा इसकी तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है अमरीकी सिफारत खाने की जो ढाका में है, लेकिन उनका कहना यह है कि वो किसी भी पार्टी को जो है वो इस पूरे मामले में सपोर्ट नहीं करते. सो नेवरदलेस सिचुएशन ये है, इस पे हम जरा नजर रखेंगे. आज वक्त नहीं है, आगे चल के आने वाले दिनों में जो है वो हम और तफसील से इसके हवाले से जरा बात करेंगे. बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपिंग सिचुएशन देयर इन बांग्लादेश. चलें जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.